आता है। आज गुजरात में भी दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। हिमाचल में पहले चूंकि हो चुका है, 1 दिन का ही मतदान था वहां पर और 12 नवंबर की वो तारीख थी। 8 दिसंबर लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए और गुजरात के लिए। ऐसे में एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल होंगे, इस पर हमेशा सवाल उठता है। लेकिन हाँ, जनता का मन क्या कहता है और जब मतदान केंद्र से बाहर आते हैं वो क्या बात करते हैं, किस तरह के रुझान होते हैं, इसके लिए बाकायदा एक सर्वे होता है और उसे कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। कई बार ये बहुत एग्जैक्ट निकले हैं। इस बार क्या कुछ होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के साथ INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मेरे साथ हैं प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सोनल जी। निश्चित रूप से एग्जिट पोल बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये देश में राजनीति में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनकी रुचि का विषय है। अमूमन एग्जिट पोल के अंतर्गत जो आकलन आता है, सत्तारूढ़ दल अर्थात जिसको इसमें बढ़त मिलती हुई दिखती है वो इसके साथ रहते हैं। जिनको इसमें बढ़त मिलती हुई नहीं दिखती है वो इन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन खारिज करने के बाद भी उनकी भी दिलचस्पी रहती है कि एग्जिट पोल में क्या आ रहा है। कई एजेंसियां इस एग्जिट पोल को अंजाम देती हैं, प्रोफेशनल तरीके से देती है, बड़े स्तर पर सर्वे करके देती हैं। कई अखबार और चैनल भी अपने स्तर पर इस कार्य को अंजाम देते हैं। हमने भी कोशिश की है। इसके अंतर्गत देश की प्रतिष्ठित एजेंसी सी वोटर हमारे साथ मिलकर इस एग्जिट पोल को अंजाम दे रही है। गुजरात के संदर्भ में, हिमाचल के संदर्भ में 2 राज्य बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 3 नेताओं की सीधे तौर पर प्रतिष्ठा सत्तारूढ़ दल की इसके साथ जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रतिष्ठा है। उनकी प्रतिष्ठा इसलिए कि वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, हिमाचल उनका गृह राज्य है। वह पहली बार ऐसे नेता हैं जो हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं और उनके राज्य का चुनाव है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में चुनाव हो रहा है। पार्टी जीतेगी या हारेगी ये केवल पार्टी के लिए नहीं बल्कि जेपी नड्डा के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिष्ठा का विषय। ठीक उसी प्रकार से गुजरात के संदर्भ में सोनल जी, गुजरात के संदर्भ में एक नहीं 2 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह। दोनों ही गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। गुजरात गौरव के संदर्भ में ही एक आभा मंडल ऐसा निर्मित हुआ 2 दशक के अंदर जिसने नरेंद्र मोदी को पहले देश में और अब दुनिया के स्तर पर एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। उस गुजरात में भाजपा की जमीन बची रहेगी या नहीं रहेगी ये जानने में सबकी दिलचस्पी है। इस लिहाज से भी एग्जिट पोल को लेकर सबकी रुचि है। असल नतीजे जैसा आप उल्लेख कर रहे थे वो तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन आज अर्थात 5 दिसंबर को 6:30 बजे से रुझान मिलेंगे एग्जिट पोल के माध्यम से इन राज्यों में होने क्या जा रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी बता रहे थे कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन इन सबसे बड़ी बात ये कि जनता क्या चाहती है, जनता का मूड इस बार क्या है। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो क्या 27 साल के बाद वहां पर इतिहास बदलने जा रहा है। जब हिमाचल की बात करते हैं तो एक ट्रेंड जो चला आया है कि वो हर बार बदल देते हैं, हर बार चेंज कर देते हैं। क्या वैसा ही होगा इस बार? लेकिन जो राजनीतिक पंडित कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो नतीजे हैं, जो रिस्पांस, जिस तरह से जो रुझान मिले हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर से यहां पर अपनी सत्ता कायम करने में बीजेपी सफल रहेगी। लेकिन यह देखने वाली बात है। कई राजनीतिक पंडित जी हमारे साथ जो हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं हिमांशु जी, और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराएं। हमारे आज के पैनल में हैं वो दरअसल हमारे साथ हैं गुलरेज शेख साहब, प्रवक्ता भाजपा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे आज पैनल में सैफ खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ रहेंगे, आप प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें अपना महत्वपूर्ण वक्त दे रहे हैं। गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण वक्त साझा करेंगे और अनिल किमटा जी रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में शिमला से। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी अपने गेस्ट से परिचय कराने के लिए। और चर्चा की शुरुआत हम गिरिजा शंकर जी से करेंगे। जब भी देश में चुनाव होते हैं एक चेहरा टीवी स्क्रीन पे हमेशा दिखता है, वो नाम गिरिजा शंकर जी का होता है। गिरिजा शंकर जी चुनाव के संदर्भ में एग्जिट पोल पर तो बात करते ही हैं, अपने स्वयं के आकलन के साथ भी होते हैं। तो गिरिजा जी, जानने की बात यह है कि एग्जिट पोल का जब भी समय आता है, जिनके पक्ष में आता है वो स्वागत में जय हो करते हैं, जिनके खिलाफ आता है बोलते हैं क्या रखा है एग्जिट पोल में, आने दीजिए नतीजा असल तब पता चलेगा। फिर भी सबकी दिलचस्पी रहती है क्या आ रहा है। इस खेल के संदर्भ में कुछ समझाएंगे, एग्जिट पोल को कितनी गंभीरता से लिया जाए? नहीं, जाहिर है कि एग्जिट पोल का अपना इंपॉर्टेंस है जी, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव घोषणा होने के पहले ही लोगों में अनुमान का सिलसिला शुरू हो जाता है कि चुनाव घोषित हुए नहीं हैं। और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक लोगों की दिलचस्पी इसमें होती है,
तो इस देश में आप देखेंगे कि चबूतरों पर और चौक चौराहों पर, चाय की पान की दुकानों पर जो चर्चा गर्म रहती है हमेशा, वो राजनीति की होती है। और उसमें चुनाव का यदि मौसम हो तो फिर ये आम आदमी की दिलचस्पी का मामला बन जाता है। और इसीलिए जो अनुमान चुनाव के घोषणा के साथ शुरू होते हैं, हम अपने चैनलों में भी, अखबारों में भी किसका जोर चल रहा है, किसका जोर नहीं चल रहा है, ये पहले आम चुनाव से करते आ रहे हैं। और वो एक साइंटिफिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से ये जो सर्वे होते हैं, जो एग्जिट पोल के रूप में हमारे सामने आते हैं, कई बार एग्जिट पोल सही नहीं भी होते और सही होते भी हैं, लेकिन इसको खारिज नहीं किया जा सकता। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। एक ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि आने वाले समय में जब चुनाव के वास्तविक परिणाम आएंगे तो रुख क्या हो सकता है। जहां तक इलेक्शन सर्वे का सवाल है, तो इलेक्शन सर्वे में जो कई बार गलतियां होती हैं या अनुमान गलत निकलते हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि सर्वे जो है वो वोट परसेंटेज तक होता है, जब उसको सीट में कन्वर्ट करते हैं तो कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं और वो अनुमान गलत हो जाते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का जहां तक सवाल है, वो सर्वे का मूल आधार होता है, उसी के आधार पर ये एग्जिट पोल होते हैं और वो काफी हद तक सही होते हैं। तो एक सवाल आपसे और लेता हूं और उसके बाद में गुलरेज शेख जी के पास चलूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो परस्पर एक दूसरे को खारिज करते हुए हिमाचल में बम्पर वोटिंग हुई है। 75% थी 2017 में, इस बार भी लगभग उतनी वोटिंग है, 75%। वहीं गुजरात, जहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां पर भाजपा ने बड़े स्तर पर वोटिंग के लिए स्वयं भी कैंपेन किया, वहां पर वोटिंग बड़े स्तर पर नीचे आई है पिछली बार के मुकाबले। 60%, 62% के आसपास वोटिंग रह जा रही है। पहले चरण के अंदर केवल 62% वोटिंग रही, जो पिछली बार तकरीबन 68% थी। इस बार भी दूसरे चरण में भी लगभग रुझान वैसा ही है। कैसे देखें इसे? दोनों जगह भाजपा सत्ता में, एक तरफ बम्पर वोटिंग, दूसरी तरफ वोटिंग के लाले, क्या कहते हैं गिरिजा जी? आमतौर पर यह माना जाता है कि वोटिंग यदि अधिक हो रही है तो बदलाव का संकेत है, या वोटिंग कम हो रही है तो भी यह माना जाता है कि सरकार के प्रति कोई रुचि नहीं है, सरकार को दोबारा नहीं लाना चाहते लोग, इसलिए वोट कम कर रहे हैं। लेकिन आप चुनाव परिणामों को देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज का चुनाव के परिणाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। कई बार अधिक वोटिंग के बाद भी सरकारें दोबारा जीत जाती हैं, कई बार कम वोटिंग के बाद भी सरकारें जीत जाती हैं, तो इसका कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। ये जरूर है कि यदि 8% तक वोटिंग गुजरात में कम हो रही है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में जो उत्साह है चुनाव को लेकर, वो उत्साह कम है। वो उत्साह कम क्यों है, इस बात पर विचार करना चाहिए। चुनाव के बाद इस पर एनालिसिस होगा। लेकिन वोटिंग कम या अधिक होने का किसी दल को फायदा या नुकसान होने के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकते आप। बिल्कुल नहीं देख सकते, ये गिरिजा शंकर जी का कहना है। तो सोलह जी, शुरुआत गुलरेज शेख जी से करते हैं। बिल्कुल, और गुलरेज शेख साहब, हम आपसे यही समझना चाहेंगे दरअसल बहुत विस्तार के साथ कि जैसा अभी गिरिजा शंकर जी ने कहा है कि यदि कम हो रही है मतलब नाराजगी है, ज्यादा हो रही है मतलब कि बदलना चाहते हैं, तो क्या समझा जाए बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में? देखिए, मैं कॉन्स्टेंटली एक चीज कहता आया हूं पिछले कई सालों से, और आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि जब भी किसी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ के बोलती है तो फिर लोग बड़ी संख्या में लाइन लगा के बाहर निकलते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको, 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोग चाहते थे कि कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उसको भगाना है। तो हमने देखा था कैसे लाइनों में लोग खड़े थे, सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हुए थे और आखिरी तक लाइनें लगी रही थी। तो जो थोड़ा सा ढीला मतदान होता है, मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो उसमें एक कारण ये भी होता है कि लोगों में इतनी गर्मजोशी नहीं होती क्योंकि वो कुछ बदलाव नहीं चाहते, वो खुश है जो चल रहा है उनके जीवन में। तो और आम आदमी के लिए बात करें और खासतौर से गरीब आदमी के लिए बात करें तो उसके लिए तो माए बाप की श्रेणी में सरकार ही होती है। तो जब वो खुश होता है तो फिर वो माए बाप को बदलना नहीं चाहता, इसीलिए कहीं ना कहीं सुस्त दिखती है वोटिंग। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, हिमाचल तो ठीक है, मैं तो गुजरात विशेष की यदि बात करूं तो आप बताइए कि एक ही पार्टी थी जिसने सच में चुनाव लड़ा है, वो बीजेपी थी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में लाने के प्रयास कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चुनाव लड़ा ही नहीं है,
जी। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पैन इंडिया लोकतांत्रिक पार्टी है जो हर चुनाव को बड़ी सीरियसली लड़ती है। और मेरे पास जितना फीडबैक अभी तक आया है, मतलब लास्ट मैंने चेक किया था 3 बजे के आसपास, तो कार्यकर्ता उत्साहित था। गुलरेज जी, सीधे तौर पर आपने जो अपना आकलन दिया है तो माने कि आपने 8 तारीख से पहले ही हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया है। लाइन में लग के वोटिंग हुई है, 75% वोटिंग हुई है हिमाचल में। 75% ही वोटिंग हुई थी 2017 में। नतीजा, वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे। गुलराज शेख, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता, हिमाचल में भाजपा की हार का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हिमाचल की नोयत को आप समझिए जी। हिमाचल की नोयत को आप यदि समझेंगे तो हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। वो पहाड़ी राज्य में कुछ जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि बिजली उनके पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हो, हेल्थ की सर्विसेज चाहे एम्स हो या दूसरे फॉर्म में उनको मिलती रहे। जब ऐसा होता है तो फिर लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं। और ये चीज आपने देखी है हिमाचल के मतदान में, क्योंकि देखिए बहुत सारे, मैं खुल के बात कर रहा हूं आज, क्योंकि कल चुनाव नहीं है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा किसी चीज से। हिमाचल में बहुत सारे जो सपोले थे जो एनजीओ के फॉर्म में थे, और जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था तो उसके ऊपर फंड लगा के बैठ जाते थे। वो कोई पीआईएल लगाता था, कोई कुछ कर रहा था, चाहे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सबके सबसे पहले फंडों को कुछ लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को गतिशील किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म डेवलप होता है। आपने इस बार देखा कि सर्दी गुलरेज आ जी, आप रही कहीं है। उलझ गए। अपन तो केवल वोटिंग पे बात कर रहे थे, ज्यादा वोटिंग कम वोटिंग, ज्यादा वोटिंग के क्या मायने, कम वोटिंग के क्या मायने। आपने हमको अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, हमने उसको लेके एक निष्कर्ष निकाला, उस पर सवाल कर लिया। आपने कहा कि जब बदलाव नहीं करना होता तो लोग ज्यादा नहीं निकलते, जब बदलाव करना होता है तो लाइन लग जाती है। 2014 का उदाहरण आपने समझाया, हमने 2017 का भी आपको बता दिया। हाँ, 2017 में भी आपकी बात बिल्कुल सटीक थी, लोग लाइन में लगे थे, 75% वोटिंग हुई थी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी, भाजपा कालीन पर चलकर सत्ता में आई थी। वही कहानी दोहराई जा रही है, ये सवाल था, विचार कीजिएगा। बहरहाल हमारे साथ में सैफ खान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के। हिमाचल संभावना है, गुजरात में कुछ हो नहीं रहा है, और गुजरात के संदर्भ में तो आकलन यह है कि आपने चुनाव ही नहीं लड़ा। इस आक्षेप के बीच सैफ खान जी सर झुका के मान रहे हैं इस आकलन को या आपत्ति जता रहे हैं? नहीं साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल पे ये बहुत प्रश्न क्लियर कर दूं कि ये जो प्राइवेट कंपनीज का या सी वोटर्स का ये जो आकलन आता है, ये वो आता है बिकॉज दीज आर प्राइवेट कंपनीज। जैसे कॉर्पोरेट चल रहे हैं प्राइवेट, वैसे ये प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं जो एक्चुअली देखा जाए पूरे सर्वे लोगों के लिहाज से कंप्लीट भी नहीं कर पाते। वो सफिशिएंट जो चाहिए होता है लोगों को जी, कि हर घर से जो है सर्वे कंप्लीट करें, वो भी जो है वो नहीं कंप्लीट कर पाते जो है, मगर तब भी जो है वो अपने सर्वे की रिपोर्ट जो है सामने रखते हैं। मैं बिल्कुल खारिज करता हूं आपके चैनल पे कि ज्यादा वोटिंग या कम वोटिंग का ये जो परसेंटेज का अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बता रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल इस बात से अपोज करता हूं कि ज्यादा वोटिंग हो या कम वोटिंग हो, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, कि भरोसे के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया, तब जाके रिजल्ट्स में जो है दिखाई देता है। और आपका सवाल रहा कि हिमाचल में आपके प्रदर्शन जो है अगर अच्छा रहा क्योंकि ज्यादा वोटिंग हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा, हम उम्मीद करते हैं कि हम हिमाचल में जो एक अच्छी, क्योंकि हमें अच्छा प्यार जनता से मिला, वहां पे सरकार बना पाएंगे, या फिर गुजरात में जैसे हमने 2017 में मोदी जी को उनकी विधानसभा और अमित शाह जी को उनकी विधानसभा हरवा के एक एग्जाम्पल सेट किया था। और हमारी अगर आप परसेंटेज की भी बात करें, 2012 में 38.9% परसेंटेज जो है हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को गुजरात में मिला था, और 2017 में आते आते 41.4% जो है वो पहुंच गया था। तभी हमने 77 सीट जो है सिक्योर कर पाए। वैसे हम ये इस चुनाव में जो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है इस परसेंटेज से 45% को जो है वो हम लोग क्रॉस करके जो है तकरीबन 45 से 50% के बीच में जो है हमें वोट परसेंटेज जो है इतने उछाल की उम्मीद सैफ खान जी किस कारण है? राहुल गांधी इस बार चुनाव कैंपेन से गायब रहे, इसलिए आपकी उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं? क्योंकि पिछली बार तो जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के तौर पर दिख रहा था, बात बनी नहीं, लड़ाई हुई, अच्छी हुई, एक कुल मिलाकर भाजपा स्पष्ट तौर पर जनादेश लेने में सफल रही, कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद भी पराजित हुई। इस बार आप कह रहे हैं इस बार पिछली बार से भी बेहतर, सारे लोग देख रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी ने चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं ली। क्या इसने आपकी उम्मीदों को बढ़ा रखा है कि राहुल गांधी नहीं है इसलिए हम लोग जीतने जा रहे हैं? नहीं,
देखिए ये तो गलत बात है कि गांधी, देखिए गांधी परिवार से जो है या राहुल जी की अगर आप बात करते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मिर्चें लगती हैं साहब जो है, जैसे इंदिरा जी से लगती थी, राजीव गांधी जी से लगती थी, इनको तो जो गांधी, इनको महात्मा गांधी जी से बहुत मिर्चें लगती हैं। ये गॉडसे के पुजारी हैं, उनके कातिल के जो है आरएसएस से निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय या कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि गॉडसे वाले लोग हैं या आरएसएस से निकली हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, जिसकी 55 देशों में शाखाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम महात्मा गांधी जी वाले लोग हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है आपके चैनल पे मैं ये बता रहा हूँ कि आज 27-28 साल के तकरीबन जो है हो चुके हैं गुजरात में, और गॉडसे वाले लोग जो हैं यानी आरएसएस वाले लोग जो हैं वो आज गुजरात के तो ऊपर आपका कहना है कि गुजरात के लोग गुनहगार हैं, कि गॉडसे वाले लोगों को अपनाए हुए हैं गांधी को छोड़ के, गुजरात के लोगों को गुनहगार करार दे रहे हैं आप सैफ खान जी? सैफ खान जी, गुजरात के लोगों को गुनहगार करार दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए गुजरात का मैंडेट का हम जो है सम्मान करते हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण मैंने कहा ये जरूर है कि उन्होंने जो है उनको चुना है जो गॉडसे वाले हैं, महात्मा गांधी जी वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सैफ खान जी का कहना है। मेरे साथ में इस बार तीसरी ताकत के तौर पर देखे जा रहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी मौजूद हैं। ज्यादा रुझान वोटिंग के संदर्भ में, इसका परिचय कम, इसका परिचय, इनके बीच में आप अपनी कोई संभावना देख पा रही? जानने में दिलचस्पी है, कोई दिलचस्पी आप रखे हुए हैं अभिषेक तिवारी जी इस एग्जिट पोल को लेकर, या आपने मान लिया है हमें एक औपचारिकता पूरी करनी, तो औपचारिकता पूरी की है, इस रुझान में कोई दिलचस्पी नहीं? थोड़ा अपनी पार्टी की दृष्टि से नजरिया साझा करेंगे एग्जिट पोल को लेकर? हिमांशु जी, अभी शायद उनका संपर्क टूटा है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि टक्कर तो जोरदार दी है आपने, चाहे हम गुजरात की बात कर लें या फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें। वाकई में आपने अपनी पुरजोर कोशिश की, भले कांग्रेस इसमें पीछे रही हो, बीजेपी को भले लग रहा हो वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल मान रही है एग्जिट पोल के नतीजों को, जहां उन्हें लगता है कि ज्यादा वोटिंग हुई है तो अब और कुछ बेहतर देना चाहते हैं, कम वोटिंग हुई है तो लोगों को वही सरकार चाहिए, मतलब अपने हिसाब से काफी फ्लेक्सिबल हो गए सभी लोग। लेकिन इस बीच कोशिश लगातार जारी अभिषेक तिवारी जी से जुड़ने की। लेकिन गिरिजा शंकर जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं दरअसल, और ये समझना चाह रही हूं कि कितना मजबूती से देख पा रहे हैं इस बार आपको, जो कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं केजरीवाल और उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया है बीजेपी के गढ़ में, या कहे नरेंद्र मोदी के गढ़ में, या कहे अमित शाह के गढ़ में? देखिए, लगातार 2 बार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाना, उसके बाद पंजाब में जाकर एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अति उत्साह में ला देता है, एक विश्वास उनका भर जाता है। और जाहिर है कि आपने अपने आप को बीजेपी की तरह चुनाव मशीन बनाने की पूरी कोशिश की है। आप देखेंगे कि पंजाब का चुनाव खत्म हुआ और तुरंत उसके बाद वो गुजरात में उसी तरह सक्रिय हो गए थे जिस तरह बीजेपी सक्रिय हुई थी, और पूरी ताकत के साथ वो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक के कि जो हिमाचल का चुनाव था, आखिरी दौर में ऐसा लगा कि आप जो है वो हिमाचल को थोड़ा पीछे कर रही है और गुजरात को ज़्यादा फोकस कर रही है। और आप देखेंगे कि मीडिया में और आम जनमानस में आपका चुनाव परिणाम में कितना फायदा होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी सक्रियता, उनका चुनाव प्रचार जो है वो बीजेपी को पूरी तौर पर टक्कर देते हुए दिख रहा था, और उन्हीं के ज्यादा प्रचार के कारण ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वो चुनाव प्रचार में चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही यही नहीं मालूम। तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है, और यदि चुनाव प्रचार और जो पब्लिक डोमेन की बात करें तो चुनाव परिणाम किसके पक्ष में क्या आएगा वो देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में चुनाव प्रचार के लिहाज से बीजेपी को पूरी तौर पर टक्कर देती हुई आप पार्टी नजर आती है। तो आम आदमी पार्टी को एक ताकत के तौर पर महसूस कर रहे हैं गिरिजा शंकर जी। और गिरिजा शंकर जी, इसके साथ जो समझने की बात है वो ये कि राहुल गांधी एक ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर चुनाव प्रचार के संदर्भ में दूरी बनाकर रखे। हिमाचल की तरफ तो उन्होंने झांका ही नहीं, गुजरात में भी औपचारिकता पूरी की, 2 बार गए, एक औपचारिक रूप से करके आ गए। क्या राहुल गांधी ने संभावित हार के चलते अपने आप को दूरी बनाकर रखी, या कुछ और आप इसमें देख पा रहे हैं? क्योंकि गुजरात जहां से 2024 के संदेश जा सकते थे, वहां से राहुल गांधी का अपने आप को दूर बनाए रखना अचंभा पैदा करता है। हिमाचल जहां पे परंपरा रही है सरकार बदलने की, राहुल गांधी सक्रिय रहते,
पार्टी को मौका मिलता उन्हें श्रेय देने का, ये देखो बदलाव हुआ, राहुल गांधी का कमाल है, उनकी यात्रा का कमाल है, गए ही नहीं। क्या समझ पाए आप इसको? मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पार्टी की लीडरशिप से अपने आप को बहुत पहले ही अलग कर लिया था। हालांकि उनकी भूमिका बहुत सक्रिय थी और नरेंद्र मोदी के को टक्कर देने के लिए यदि कोई मैदान में था भारतीय राजनीति के तो राहुल गांधी ही थे। लेकिन जब से इस यात्रा की रूपरेखा बनी और वो यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को पार्टी की जो लीडरशिप है या पार्टी की जो गतिविधियां हैं उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अब वो तमाम लोग जो राहुल गांधी से परहेज करते थे, आज राहुल गांधी के नहीं आने पर, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि जब नया अध्यक्ष बन गया पार्टी का तो ये लीडरशिप उनको अपने अपने हाथ में लेनी चाहिए थी। चुनाव प्रचार का पूरा जो जिम्मा जो है वो नए अध्यक्ष को संभालना था। राहुल गांधी अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इस बात को समझना होगा। और यदि मान लीजिए कि नए अध्यक्ष को चुनाव होने के बाद भी, नए अध्यक्ष पार्टी का लीडरशिप संभालने के बाद भी यदि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ ही देखती रहेगी, उन्हीं से अपेक्षा करेगी कि वो चुनाव प्रचार भी करें और बाकी तमाम चीजें करें, तो फिर ये चुनाव कराने का, अध्यक्ष बनाने का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये मौका था कि जब राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में, अपनी यात्रा में व्यस्त हैं और यात्रा की जब रूपरेखा बनी तब ये मालूम था कि हिमाचल में चुनाव कब है, गुजरात में चुनाव कब है, तो उन चुनाव को मद्देनजर यात्रा की जो रूपरेखा है वो बनाई जा सकती थी। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये एक मौका था पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए कि वो अपनी जो अनुभव है अपने और अपने दम पर पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए अपने आप को सामने करते। लेकिन ऐसा हुआ कि राहुल गांधी के बिना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ करते हुए नजर नहीं आती है। तो कुल मिलाकर गिरिजाशंकर जी सहमत है इस बात से कि मौका तो था, पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के चलते कांग्रेस की सक्रियता को लेकर ही सवाल खड़े हो गए। पर इन सब के बीच में हमारे साथ में शिमला से अनिल किमटा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। हिमाचल राज और रिवाज के द्वंद्व में उलझा हुआ है। क्या एग्जिट पोल को लेकर कोई दिलचस्पी है या रिवाज पर भरोसा है या राज बने रहने पर भरोसा है? किमटा जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। पहले तो आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। शिमला से जैसा आपने कहा कि रिवाज बदलेगा या ताज पहनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी ताज पहनेगी जी। एग्जिट पोल की जैसे बात आपने कही कि एग्जिट पोल पे लोगों का विश्वास है, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल पे लोगों का विश्वास नहीं रहता है, पर डिपेंड करता है कि कितने सटीक और कितने सही एग्जिट पोल रहते हैं। वो बात ठीक है कि सैंपल छोटा रहता है और कितना वो सही हो पाता है कितना नहीं हो पाता, लेकिन लोगों का विश्वास भी रहता है, ऐसा नहीं है जी। और रही बात आपने जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या रिवाज बदलेगा या ताज कांग्रेस पहनेगी, जो यहाँ पर दोनों ये टैगलाइन चली थी इस चुनाव के दौरान में, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने आप जो है एक जीती हुई बाजी जो है वो हारी है जी। उसके मूल कारण रहे हैं कि कुछ इश्यूज ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ परफॉर्म जबरदस्त तरीके से किया। जयराम सरकार ने इंस्टीट्यूशन खोलने में, काम करने में, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लगभग 11 सिटिंग एमएलए के टिकट कटे, 2 मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई और साथ में 23 लोग बागी खड़े हो गए। हिमाचल प्रदेश, समझना ये होगा, हिमाचल प्रदेश बड़ा छोटा राज्य है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 80,000 वोट मैक्सिमम है और 60-65 हजार के लगभग पोल होते हैं और जीत हार का मार्जिन जो है लगभग 2 और 2.5 हजार के बीच में रहता है। अगर किसी पार्टी के बागी लोग खड़े हो जाए तो वो आपका मैक्सिमम वोट आपके उस पर्टिकुलर पार्टी का काटते हैं। जबकि जब टिकट की लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस ने उनसे एज लिया क्योंकि उनके 7 बागी खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के लगभग 23 से 24 बागी इस वक्त चुनाव में मैदान में है। और दूसरे और फैक्टर्स रहे, एम्प्लॉय का ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2.5 लाख फैमिलीज डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं और साथ में जो पेंशन वाले हैं लोग 1,20,000 पेंशन के लोग हैं और साथ में पे फिक्सेशन, एम्प्लॉय एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाउड है यहाँ पर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा रहा कि एम्प्लॉय नाराज थे। फिर एक सवाल जानना चाहता हूं, आपने जो बागियों के संदर्भ में बात कही, ये बड़ी चर्चा में रही है कि भाजपा से बड़ी संख्या में बागी खड़े हुए, ये बागियों की मौजूदगी को क्या माने? भाजपा के प्रति बड़ा रुझान है,
इसलिए तमाम लोग भाजपा से प्रत्याशी होना चाहते थे, पार्टी ने मौका नहीं दिया तो भी मैदान में आ गए। यह भाजपा की लोकप्रियता को दर्शाता है या भाजपा का मैनेजमेंट फेल हो गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से इतने बड़े बड़े दिग्गज खुद मनुहार कर रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक बागी को फोन कर रहे हैं। यह दृश्य हमने पिछले 8 साल में देश में कभी नहीं देखा। तो क्या है इसके मायने? थोड़ा इस पर रोशनी हो जाए, क्योंकि अब कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं। बामुश्किल 2 मिनट का समय बचा है जब हमारे हाथ में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बात जो आपने कही, यहां पर यह नहीं था कि ठीक है भाजपा पॉपुलर पार्टी है, भाजपा ने काम अच्छा किया, लेकिन मैनेजमेंट फेलियर है यहाँ पर। आप हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में ये जो एक्सपेरिमेंटेशन आप यूपी कर सकते हो, आप महाराष्ट्र कर सकते हो, बड़े राज्य बिहार में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो सीट चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो है एंटी इनकम्बेंसी, इट इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल आल्सो, बिकॉज यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति का भी सीधा एक्सेस मुख्यमंत्री के साथ है, मंत्री के साथ है, और एमएलए तो उनका बिल्कुल घर का सदस्य मान के चलते हैं। क्योंकि यहाँ का पहाड़ के अंदर ये चीज बड़ी देखने को आई है कि अगर आपका एमएलए नाराज हो गया आपसे, अब हुआ क्या कि जो 11 लोग तो सिटिंग एमएलए काट दिया आपने, 5 साल तक वो पूरा काम करते रहे। अब उनकी जगह जो नया कैंडिडेट आया, मन में उनके कहीं ना कहीं कुंठा रही और उनके मन में गुस्सा रहा, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने पार्टी के हक में काम किया होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो भाजपा की मुश्किलें बता रहे हैं अनिल किमटा जी, इसीलिए वो बोल रहे हैं अपने शुरुआती आकलन में कि भाजपा ने अपने आप को खुद ही मुश्किल में डाल दिया। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को लेकर बात करनी है। मैं कोशिश करता हूं अभिषेक तिवारी जी से जोड़ने का एक बार फिर। अभिषेक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही थी, आवाज आ रही है। तो अभिषेक जी, आपसे जानना चाहता हूं, इस एग्जिट पोल में किस बात को लेकर दिलचस्पी है आपकी? कांग्रेस जीत रही है, इसको लेकर दिलचस्पी है? भाजपा जीत रही है, इसको लेकर दिलचस्पी है? आपको वोट कितने मिल रहे हैं, इसको लेकर दिलचस्पी है? या आपको कोई सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको लेकर दिलचस्पी है? या इससे तरह सरकार बनाने को लेकर भी कोई दिलचस्पी है? आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता की मुद्दों की, जनता की बात करती है। जनता हमारे लिए सरकार बनाना एक बात है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना, विधानसभा के पटल पे उठाना हो, चाहे वो रोड पे उठाना, चाहे सड़क पे उठाना, दूसरा मुद्दा हो। आम आदमी पार्टी, जहां तक पॉलिटिकल ये एग्जिट पोल की बात है, ये अपना अपना आकलन हो सकता है, अपना अपना अनुमान हो सकता है। ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ये एग्जिट पोल करती हैं, ये सर्वे करती हैं, इनका एक अपना आंकड़ा क्या होता है, कितना सैंपल साइज है, उससे मैटर करता है। बहरहाल मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जब से हिमाचल के अंदर चाहे गुजरात के अंदर पूरी तरीके से जनता की आवाज उठाई है, जनता के मुद्दों को उठाई है। गुजरात के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का कुशासन हो, या हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, दोनों का जो मिली भगत से सरकार चलती आई है, उसको लेकर के जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना हो, जनता के जुड़े मुद्दे हो, उनका जो भी समस्या हो, उनको उठाने का कार्य किया है। हमने एग्रेसिवली वहां पे कैंपेन करके अपना चुनाव भी लड़ने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है 8 तारीख को। जब हम 8 तारीख को मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जनता की मुद्दों को उठाई, जनता की आवाज को उठाई है, और उसका आपको परिणाम भी देखने को। अभिषेक तिवारी, 8 तारीख को चौंकाने वाला क्या होगा? आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी या आम आदमी पार्टी को कुछ मिलेगा ही नहीं? चौंकेंगे कब? 2 ही स्थितियों में चौंकेंगे कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली हिमाचल में, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई गुजरात में, चौंक जाएगा पूरा देश, या आम आदमी पार्टी को कुछ भी नहीं मिला, इसमें चौंकेंगे। किस उम्मीद के साथ है आप? क्या चौंकाने वाले हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी। लगभग 92 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी वहां पे जीतने जा रही है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कैबिनेट से लेकर के जितने भी राज्य थे उनके कैबिनेट थे, चाहे जितने उनके 9 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी पूरे नेताओं की फौज गुजरात के अंदर लगा रखा है। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 1 महीना पे गुजरात के अंदर डेरा डाले हुए हैं। भारत सरकार कौन चला रहा है ये तो भगवान ही इसका मालिक है। तो आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर चौंकाने
जा रही है और वहां पे हमारी सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख इसका। तो सोनल जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये अभिषेक तिवारी जी बता रहे हैं। और वैसे भी हिमांशु जी, वो चूंकि पहले ही कह चुके हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन उसके पहले जो कुछ जानकारियां आई हैं कि बीजेपी की एक बार फिर से सत्ता बनने जा रही है, आम आदमी और कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल होंगे या नहीं होंगे ये तो 8 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है यहाँ पर। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।